उनका डायबिटीज़ तो ओनली मेडिटेशन और योगा से ही रिवर्स हो गया। लैक ऑफ एक्सरसाइज फॉर वन डे इज इक्वल टू स्मोकिंग 4-5 सिगरेट्स अ डे। ही यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनके किडनीज को प्रॉब्लम हो गई, के हार्ट में ब्लॉकेजेस बन गए एट द एज ऑफ 26। विच इज़ वेरी शॉकिंग, मतलब जो आपने अभी बताया। मैंने रिसेंटली एक ओपिनियन सुना, प्रोटीन खाना चाहिए लोग बोलते, तो उनका कहना था ये मार्केटिंग गिमिक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। सबसे बड़ा पेंडेमिक ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का ही आने वाला है। Welcome to World Talk Exchange. वेलकम डॉक्टर सागर व्यवहारे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक्चुअली अक्सर हम डॉक्टर्स के साथ सिर्फ 5-10 मिनट बात कर सकते हैं, और आपने मुझे बोला था कि डीप कन्वर्सेशंस डॉक्टर के साथ अक्सर होते नहीं हैं पेशेंट्स के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो कन्वर्सेशन होगी इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिल सकता है, कि हम सारे इंसाइट्स, आपके जो एक्सपर्टीज़ है और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम जान सकते हैं। जिस पे आज हम बात करने वाले, जो आज के पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव है ना, हम डिसीज़ को कैसे रिवर्सल करें। जैसे लाइफस्टाइल डिसीज़ है, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, ये सारे जो डिसीज़ेज़ है ना, उनको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियाँ जो हो रही है कि उसके वजह से ये सारे डिसीज़ेस बढ़ रहे हैं। मतलब क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हब फॉर डायबिटीज़, और एस्टिमेटेडली 77 मिलियन पीपल आर लिविंग विद इट। तो मतलब ह्यूज नंबर है। पहले तो मैं आपके ये सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि डॉक्टर्स इतनी डेप्थ में बात नहीं करते पेशेंट से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का रश और उनके प्रॉब्लम्स और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें 99% टाइम जाता है। पेशेंट एजुकेशन, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करने के लिए आइदर इतना पेशेंट डॉक्टर्स को टाइम ही मिलता है इंटरेक्शन करने के लिए। yes. और इसकी वजह से लोगों का मेन फोकस और इवन डॉक्टर्स का मेन फोकस ट्रीटमेंट पार्ट एज अ मेडिसिन ही होता है। सेकेंडली आपने जो पूछा कि ये डिसीजेस क्यों बढ़ रहे हैं, सो यस, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज़ एक्चुअली अ कार्डियो एम्बोलिक, या आप बोल सकते हैं डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो अराउंड 1 in the 7 person, ये लास्ट 10 years का डाटा है कि 1 in the 7 person को डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डाटा और बढ़ने वाला है, 1 in the 5 person वी विल हैव डायबिटीज़। अगर डाटा की भी बात छोड़े तो आप देखेंगे कि हमारे फैमिलीज़ में हर एक फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज़ है। दादा परदादा नहीं, पेरेंट्स को नहीं, अभी हम देखेंगे तो हमारे सर्कल में, हमारे फ्रेंड्स में कुछ दोस्तों को डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो यस, ये चीज़ें बढ़ रही है और ये बढ़ेगी आगे जाके। और काफ़ी मैंने ऐसा भी सुना था कि डायग्नोस नहीं हो पाए। एब्सोल्युटली, ये जो डाटा है ये सब डायग्नोस किसका है। तो कोई भी डिसीज़ का डायग्नोसिस कैसे होता है, जैसे आपने कोई पर्सन का शुगर चेक किया और शुगर हाई आया तो हम बोलते हैं उसको डायबिटीज़ है। किसी का ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर हाई, तो बोलते हैं आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। लेकिन कोई भी डिसीज़ स्टार्ट होना और डिसीज़ डायग्नोस होना, इसमें फ़र्क है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीज़ आर असिम्प्टोमेटिक। सो डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, वी कैन से हाइपरटेंशन आर द साइलेंट किलर्स। सो जिसमें सिम्टम्स बहुत लेट चालू होती है। इट्स यू कैन से अ टिप ऑफ आइसबर्ग फेनोमेनन बोलते हैं, जिसमें जो आइसबर्ग होता है वो जब पानी में होता है तो आपको जो दिखता है सामने वो सिर्फ टिप होता है, वो सिर्फ 10% होता है। 90% वो इनसाइड द सी होता है, इनसाइड पानी के अंदर होता है। और एक्चुअली दैट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता है जिनको अनडिटेक्टेड है और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम। मतलब सिम्टम्स ही नहीं दिखते उनको, कि फिर वो डायग्नोस कैसे करेंगे? यस, सो इनिशियली सिम्टम्स शुरुआत में नहीं आते। एक्चुअली डिसीज़ है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डिसीज़ हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है। सो हमारी बॉडी व्हेन वी बॉर्न,
वी आर ऑलवेज एज अ हेल्दी पर्सन करके बॉर्न होते हैं, एक्सेप्ट सम कंजेनिटल अगर रेयर प्रॉब्लम्स है तो जैसे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर्स होते हैं उस हिसाब से हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। अगर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारा डेली लाइफस्टाइल है, हमारा डाइट है, हमारा डेली का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस है, अगर वो कम है, हमारे लाइफ में हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें हमारा एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं, हमारे डाइट में न्यूट्रिशन कम है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको डिसीजेस होने चालू होते हैं और डायग्नोस और लेट होते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं क्योंकि जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है, सो तब ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो हम हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि अगर कोई पर्सन को जब पैरालिसिस स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, तब पेशेंट को पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है और उसके वजह से स्ट्रोक आया। सो ब्रेन स्ट्रोक इज़ नॉट अ डिसीज, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज। मल्टीपल चीज़ें यस। अच्छा, बेसिक सी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, जैसे बहुत लोगों का पेट साफ नहीं होना, डाइजेशन इशू होता है, ओबेसिटी, वजन बढ़ रहा है, फटिक फील होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, एनर्जी कम होती है, स्लीप अच्छे से नहीं होती है, एक्स बहुत होते हैं, मतलब कभी हेडेक होता है, कभी बैकएक होता है, कभी लेग पेन होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चालू रहता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो इवेंचुअली होता है ये सब। सो ये चीज़ों से समझ लेना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉट राइट इन आवर बॉडी, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जो हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बट उसका लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिटी का टैबलेट ले लिया, नींद का टैबलेट ले लिया, पेन हुआ तो पेन का टैबलेट ले लिया, और हम लोग सिम्टम्स सप्रेस करते हैं। बट दे आर द अर्ली इंडिकेशन जिसमें एक्चुअली आपने फुल डायग्नोसिस आपके बॉडी का करना चाहिए। और इंसिडेंटली कभी कभी अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो टेस्ट होती है और फिर डिटेक्ट होता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रिवेंटिव चेकअप्स लोग कर रहे हैं, बट 80% ऑफ टाइम्स लोग लेट आते हैं डॉक्टर के पास। यस। और जैसे डॉक्टर आपने अभी बताया कि लाइफस्टाइल, लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये सारे डिसीजेस को बढ़ावा मिल रहा है, और मैं देखती हूँ ना आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो आइडियल रूटीन वो फॉलो नहीं कर पाते, मतलब अक्सर जो उनका रूटीन होता है वो नेचर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ट्रू। जैसे कि जल्दी उठना या फिर रात को जल्दी सोना, अच्छी नींद। ट्रू। तो इसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं बोलता हूँ ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के डिसीज है, सो दे आर द जस्ट रिस्पॉन्स ऑफ दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है कि हमें अगर ऑफिस में जाना है, काम पे जाना है, तो वी हैव आवर व्हीकल, तो हमें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें रात बाहर हो गई तो भी हम घर पे लाइट लगाते, टीवी लगाते, फ़ोन लगाते, तो लाइट के हिसाब से जैसे अर्ली डिनर होना चाहिए, अर्ली स्लीप होना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं, तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। सेकेंडली हमारी बॉडी हंटर गैदर बॉडी है, सो हम लोग जब स्टोन एज में थे तब हम लोग फूड गैदर करते थे, तो हमको हमारी बॉडी को, एंसेस्टर को बहुत चलना पड़ता था। वो टाइम में गारंटी नहीं थी कि आपको मॉर्निंग में फूड मिला या 2 दिन में फूड मिलेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं था। तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाया गया है कि हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, जो कैलोरी खाते हैं, उसका एक तो यूटिलाइजेशन करते हैं, अगर यूटिलाइज नहीं किया तो उसका कन्वर्जन स्टोर एनर्जी में होता है। अच्छा। उसको हम फैट बोलते हैं। सो गॉड हैज़ गिवन अस अ गिफ्ट कि आपने जो खाया है उसको आप स्टोर कर सकते हैं कि आप बाद में यूटिलाइज कीजिए, स्टोरेज सिस्टम है। तो बट ये स्टोरेज सिस्टम तब बेनिफिशियल होता है जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, जब हम किसी को बाय मिस्टेक खाना खाने को पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये स्टोन एज में होता था। लेकिन अभी ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा थी। सो अभी ऐसा है कि आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे फार्मिंग बढ़ने लगी, तो वी हैव गारंटेड आवरसेल्फ कि हमको 2 टाइम का खाना मिलने वाला है, और वी हैव गारंटेड कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी का स्टोरेज बढ़ता गया,
और यूटिलाइजेशन कम होते गया। अच्छा। सेकेंडली, आपने जो लेट फूड की बात की या रात को जब लेट सोने की बात की, लेट फूड और हेवी फूड भी खाते हैं रात हेवी को, फूड, मतलब। ट्रू। सो हमारे बॉडी का जो साइकिल है वो नेचर के साइकिल से सिंक्रोनस होता है। जैसे जब बाहर डार्क होता है तो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अच्छा। उससे मेलाटोनिन नाम का एक एंजाइम निकलता है, और वो मेलाटोनिन हमको बताता है कि अभी इट्स टाइम टू स्लीप। दैट्स वाई हम लाइट ऑफ करते हैं रात को सोते टाइम, तो हमको अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर आपको रात को 12 बजे तक आप फ़ोन की स्क्रीन देखोगे या टीवी देखोगे तो आपके आइज़ में जो लाइट रेज जाके वो मेलाटोनिन जो सीक्रेट होना चाहिए उतना क्वांटिटी में सीक्रेट होता नहीं है। सो इसके लिए आपको एक्चुअली जितनी नींद आनी चाहिए वो नींद नहीं आती है। सो दिस डेफिशिएंसीज मेलाटोनिन बोल सकते हैं, या फिर ये जो नेचर के साथ हम सिंक्रोनस नहीं, इसकी वजह से ही हमारी बॉडी में ये सब रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इसकी वजह से जैसे आपने बोला रात में लेट खाना या हेवी खाना, डाइजेशन तभी अच्छा होता है जब आप मोशन में हो, आप मूवमेंट में हो। जब अगर आप खाना खा के आप डायरेक्टली लेट रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका मूवमेंट नहीं है, तो आपका डाइजेशन स्लो होता है, इंडाइजेशन ज़्यादा होता है। आपने देखा रहेगा कि आपने अगर लेट खाना खाया और आप डायरेक्टली सोने को गए तो मेजॉरिटी ऑफ बर्पिंग होता है, फुलनेस ऑफ होता है, और नेक्स्ट डे होता है आपको, यू डोंट फील, बिल्कुल ऐसा फील होता है कि वी आर फीलिंग हेवी। हाँ। सो दैट इज बिकॉज आपका फूड प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। सो दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स आर कॉजिंग दिस सिम्टम्स एक्चुअली। ओके। पर जैसे आपने बोला कि वॉकिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी में हम एग्जांपल लेंगे तो हमें एक्सेस बहुत आसानी से मिल गया कि हम किधर अगर जाना हो हमें तो हम तुरंत मोटरसाइकिल पे जाते, टू व्हीलर ऑप्ट करते, या छोटी छोटी जगहों पे चलना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि मैं हमेशा दुबई जाती हूँ, और जब भी मैं दुबई जाती हूँ मेरे 2 से 3 किलो वजन घट जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू मेरी वॉकिंग होती है। लोगों का एक्सरसाइज की तरफ देखने का नज़रिया बहुत अलग है। एक्चुअली लैक ऑफ एक्सरसाइज फॉर वन डे इज इक्वल टू स्मोकिंग 4-5 सिगरेट्स अ डे। सो जितना हम स्मोकिंग से होता है उतना लैक ऑफ एक्सरसाइज से होता है। बट हमको लैक ऑफ एक्सरसाइज के बारे में अवेयर उतना नहीं किया गया है जितना बाकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर किया है। लोगों को लगता है एक्सरसाइज मतलब जिम, और अगर जिम कर रहे हैं, मसल बना रहे हैं तो उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। बट एक्सरसाइज ये होलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें बेसिकली 3 टाइप्स के एक्सरसाइज होते हैं। एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, जो कंटिन्यूस रिदमिक होता है, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जो रिदमिक है, जो कंटिन्यूस है, जिसमें आपका हार्ट बीट बढ़ता है, जिसमें आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है। तो उसको वो कार्डियक हार्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ओके। सेकेंड होता है मसल स्ट्रेनिंग, जो यूजुअली जिम्स में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसको मसल स्ट्रेनिंग बोलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज होता है स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी, जैसे योगासनास है, ऑल टाइप ऑफ योगासनास आर एक्चुअली मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ऑल 3 आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ योर बॉडी। Muscles is also important, and that you can do at home or you can at gym also, but it should be resistant exercise, जहाँ पे थोड़ा तो वेट आपका बॉडी का या आप कोई वेट लिफ्ट कर रहे हो तो उससे मसल ट्रेनिंग होती है। सो तीनों एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। आप आरी बारी करो, आप उसका कॉम्बिनेशंस करो, लेकिन उससे क्या होता है ना कि एक्टिव रहती है बॉडी, डिसीज फ्री होती है इम्पोर्टेंटली। जो जिम करते हैं लोग, अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो हेवी जिम पर्सन थे, एट द एज ऑफ 26-27, और ही यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो मसल तो बन गई, दिखने में स्ट्रेंथ तो आ गई, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। सेकेंडली उनके किडनीज को प्रॉब्लम हो गई, के हार्ट में ब्लॉकेजेस बन गए एट द एज ऑफ 26। सो हमारी रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ, विच इज़ वेरी शॉकिंग, मतलब जो आपने अभी बताया। जिम करना
ये बुरी बात नहीं है, मसल स्ट्रेंथनिंग तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी का 50% जो वेट है ये मसल्स और बोन्स बनाती है। और आफ्टर द एज ऑफ 30 हमारी बॉडी के एवरी डिकेड, एवरी 10 years हमारे मसल्स लॉस होने लगता है। अराउंड 3 to 5% ऑफ मसल लॉस होता है। तो ये मसल लॉस होते होते आपने देखा रहेगा कि ओल्ड एज में लोग पतले हो जाते हैं बहुत बार, और मसल स्ट्रेंथ नहीं होती है। सो अगर किसी को हेल्दी ओल्ड एज चाहिए तो आपकी मसल अच्छी होनी सबसे ज़रूरी है। सो मसल स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट it should be coupled with your aerobic also. It should be with your आपका stretchings also, या any योगासना प्राणायाम, any flexibility of the body भी important है। ओके, तो उस कॉम्बिनेशन से आप काम करोगे तो आपको डिसीजेस नहीं होंगे। सो और है ना, फियर बहुत होता है कि जैसे आपने बताया कि ये जो लाइफस्टाइल डिसीज अभी आजकल बढ़ गई है कि नाम से ही डरते हैं कि बीपी, हाई बीपी हो जाता है, या फिर वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करने लगेंगे, या फिर शुगर का हो गया, जो शुगर के सिम्टम्स है जैसे कि थकान, फटीग, वीकनेस होता है। पहले ही लोग डर जाते कि ऐसा, इससे क्या होगा, हमें क्या होगा। पर एक्चुअली हम इसे अगर रिवर्स करें तो वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है कि वैसा माइंडसेट अगर हम रखें। पर वाकई में रिवर्सल पॉसिबल है डॉक्टर? या सो मैं 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बोला कि लोग डरते हैं, मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ ये व्यू को, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ तो मुझे होने वाला है या हो गया है, तो पीपल आर यूज्ड टू लिव विद द डिसीजेस नाउ, इवन यंग पीपल ऑल्सो। सो इनफैक्ट लोग डरते हैं तो गलत रिस्पॉन्स देते हैं। एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है, उस पर अगर हम काम करेंगे तो उसका रूट कॉज लाइफस्टाइल ही है। सो हम अगर लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम डिसीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ द डिसीज़ की कंसेप्ट भी बहुत गलत है सोशल मीडिया पे, कि आप रोज़ चीज़ें हैं कि आप डेली करेला खाओ आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। ये लॉट ऑफ ऐसे 10 सेकंड में शॉर्ट्स में कुछ कुछ बताते हैं, ये खाओ ये हो जाएगा, वो खाओ ये हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि तुरंत सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो इजी रिजल्ट चाहिए, और शॉर्टकट के वजह से लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं और वो फेल होते हैं और डिस्करेज होते हैं। सो यस, डिसीज़ रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन डिसीज़ रिवर्सल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट ऐसा रहना चाहिए कि आपको बॉडी को जो डैमेज हुआ है वो और डैमेज ना हो, डायबिटीज़ बीपी की वजह से होना हो या हार्ट की वजह से हो, और आगे जाके आपको मेडिसिन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। लोगों को कैसा है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुका है तो दे आर टेकिंग टैबलेट्स, एंड इफ़ देयर शुगर्स आर नॉर्मल दे आर वेरी हैप्पी। सो उनको लगता है कि मैं क्यों करूँ एक्सरसाइज, अगर मेरी मेडिसिन से शुगर नॉर्मल हो रही है, सो मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी वजह से होता है कि आप उनका जो डिसीज़ प्रोसेस है वो कंटिन्यू प्रोग्रेस होता है, और जैसे अगर वो 2-3 टैबलेट्स पे है तो आगे जाके उसकी 8-10 टैबलेट होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, आगे जाके टैबलेट्स भी काम नहीं करती, स्पेशली डायबिटीज़, और पेशेंट इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। सो विद द diabetes treatment or any treatment for any disease, we are not stopping the progression of the disease, we are just trying to prevent the complication of the disease, but that is not a 100% solution for the diseases. So लोगों को रिवर्सल भी 24 आवर्स में चाहिए, एक दिन में चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, पेशेंस रखनी पड़ती है कि आप, हाँ, वो आप यू हैव नो चॉइस कि आपको वही लाइफस्टाइल करना है अगर आपको डिसीज प्रोग्रेस नहीं होना है। ओके, ऐसे कई लोगों के सवाल है कि अगर मैं लाइफस्टाइल भी एनहांस कर दूं और हेल्दी फूड इंटेक करूं तो क्या मेरी मेडिकेशन स्टॉप हो सकती है, जो मेडिकेशन पे होते हैं? यस, तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का। सो मैंने मेरे प्रैक्टिस में काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे। वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स, उनका डायबिटीज़ तो ओनली मेडिटेशन और योगा से ही रिवर्स हो गया। ही वाज ऑन द हेल्दी डाइट, बट दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि जस्ट विद द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस
उसका कम हो गया और ऑटोमेटिकली बॉडी ने रिस्पॉन्स देके उनके शुगर्स नॉर्मल हो गए। इवन दो आज अगर उनका डाइट थोड़ा भी फ्लक्चुएट होता है फिर भी उनकी शुगर्स इतनी बढ़ती नहीं, शुगर स्पाइक नहीं होते। ओके। सो हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब यही है कि आपका एक्सरसाइज होना चाहिए दिन में। सेकेंडली आपका डाइट शुड बी न्यूट्रिशियस, इट शुड बी लो कैलोरी और यू कैन से लो कार्ब डाइट। ओके। थर्डली आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा निगलेक्टेड पार्ट है। फिजिकल स्ट्रेस मतलब क्या कि हम लोग डेली जो वर्क करते हैं उसमें हमारे बॉडी का वियर एंड टियर होता है। तो हम जब स्लीप लेते हैं, अब नींद अच्छे से लेते हैं तो हमारे बॉडी रेस्ट होती है, तो रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ओके। जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मेंटल स्ट्रेस के लिए आपने यू शुड फाइंड योर ओन वे टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। सो जिससे आपके बॉडी में जो स्ट्रेस की वजह से बॉडी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जब क्रोनिक हो जाता है तो डिसीजेस प्रोग्रेस होने का चांस बहुत ज़्यादा। अहम बातें आपने जो की कि डाइट आपका न्यूट्रिशियस रखिए, पर उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स है मेरे मन में कि आजकल जो ऐसा बता दे कि घी का एक कंसेप्ट है, वो भी मतलब इतना मिसकंसेप्शंस उसके रिगार्डिंग हो चुके हैं कि कंफ्यूजन होता है कि वाकई में वो बेनिफिशियल है या नहीं। बोलते हैं कि घी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ फैट, और वही अगर देखा जाए तो आयुर्वेदा में उनको सुपर फूड भी बोला गया है। तो एक्चुअल में मतलब क्या फैक्ट है? सो इंडिया में कैसा है ना, एक तो हीरो होता है ना तो विलन होता है। सो हम लोग फूड को एक तो हीरो की तरह बात करते हैं, विलन की तरह बात करते हैं। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल अगर फूड देखेंगे तो वो एक्चुअली बैलेंस फूड है। फूड या न्यूट्रिशन में दो चीज़ें होती है न्यूट्रिएंट्स में। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। सो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हमको इंस्टेंट एनर्जी देती है। ओके। जैसे आपने शुगर खा लिया, आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, उसमें एटीपी स्पाइक होता है। सेकंड होता है प्रोटीन्स, जो हमारी मसल बॉडी बिल्ड करती है। हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारे मसल्स, हमारे स्किन, हर एक चीज़ के लिए प्रोटीन चाहिए। ओके। सो हमारी बॉडी हमेशा वियर एंड टियर फेज में होती है और हमें हमेशा ही प्रोटीन की ज़रूरत गिरती है। थर्डली फैट, जो इम्पोर्टेंट है एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब जैसे आपने घी की बात की, सो घी इज़ अ सैचुरेटेड फैट। और जो फैट लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारे ऑयल से, वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। जो ओमेगा 3, उसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं जिसको, जिससे हमारे बॉडी का डिजनरेशन होता है या बॉडी का इन्फ्लेमेशन होता है, आगे जाके कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो वो कम करने के लिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए वो ये घी में या फिर ये फैट्स में होता है। लेकिन फैट्स, जैसे आपने घी की बात की, तो घी कितना लेना चाहिए? सो घी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उससे एक्चुअली क्वेश्चन शुड बी कि कितना लेना चाहिए। लोगों को लगता है कि घी, जिनको लगता है अच्छा है तो हर एक चीज़ में घी डालते हो, उनको लगता है कि तेल में तलने से, घी में तलने से हेल्दी हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 टीस्पून ऑफ घी सफिशिएंट है। जैसे सफिशिएंट है और उसके ज़्यादा हार्मफुल है। सेम विद द ऑयल। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कोल्ड प्रेस ऑयल, घाने का तेल अच्छा होता है और रिफाइंड ऑयल खराब होता है। तो ऐसा नहीं, दोनों की सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दोनों की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। कोल्ड प्रेसिंग होता है, एक हीट देके बनाया जाता है, लेकिन दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। कोई भी तेल को अगर आप जितना हीट दोगे तो उसका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कन्वर्जन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होके आगे जाके उसका ट्रांस फैटी फैट्स में कन्वर्जन होता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स मतलब बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, तो उसका एक फॉर्म होता है। जैसे LDL मतलब
उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, जैसे ट्राइग्लिसराइड आल्सो इज वन ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल, ओके, अमंग बैड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ता है। ओके, सो इवन ऑयल के बारे में, अगर हम ऑयल्स मैक्सिमम 500 ml पर मंथ इसके वहाँ तक लेंगे तो उतना अपने बॉडी का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा, और उसमें हमको ऑयल के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है जैसे वो भी नहीं होंगे। सेकेंडली, आपने बोला आयुर्वेदा में रिच सुपर फूड बोलते हैं घी को। घी में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उसमें फैट भी होते हैं जो सैचुरेटेड फैट होता है। सो इन दोनों का बैलेंस हमें रखना ज़रूरी है। तो मतलब कंट्रोल में कंज्यूम करें जो भी Yes, आपको yes. सब चीज़ का कंट्रोल में अगर लेंगे तो। यस, मैंने वो कई जगह सुना था कि सब कुछ खाओ पर कंट्रोल में खाओ, मस्त रहो। ट्रू Yes, yes. यू आर राइट। अभी बहुत डाइटिशियंस के अलग अलग क्या ओपिनियंस होते हैं। मैंने रिसेंटली एक ओपिनियन सुना रिगार्डिंग प्रोटीन्स, कि प्रोटीन खाना चाहिए लोग बोलते हैं, तो उनका कहना था ये मार्केटिंग गिमिक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, और ये सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स बेचने के लिए लोग प्रोटीन प्रमोट करते हैं। दुनिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, जैसे प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, इनकी डेफिशिएंसी ऐसी सिम्टम्स पे नहीं आती है। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनकी डेफिशिएंसी इमीडिएटली एज अ सिम्टम आती है। कोई भी पर्सन को प्रोटीन डेफिशिएंसी है एज अ डिसीज़ वो प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंट मशीन होने के कारण हमारी बॉडी क्या करेगी, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन कम आ रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी का साइज कम कर देगी। इंटेक कम है ना तो रिक्वायरमेंट भी कम कर देगी। तो रिक्वायरमेंट कैसी कम होगी, मसल वेस्टिंग हो जाएगा, मसल लूज होना चालू होगा। सो दिस इज हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। सो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन। यस, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, विटामिन ए है, विटामिन के है, मिनरल्स में कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, ऑल सेलेनियम है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हमको इमीडिएटली सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिफिशिएंसी विटामिन B12 और विटामिन डी की पाई गई है। ट्रू। तो कैसे जाने कि ये कंसर्न, मतलब हमें कंसल्ट करना चाहिए कि ये हमें डिफिशिएंसी है, ऐसा कैसे पता चलता है? वही हम वापस वही करें, हम लोग क्या करें कि डिफिशिएंसी है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड टेस्ट कर लिया, डिफिशिएंसी निकला, एक तो इंजेक्शन ले लिया, नहीं तो टैबलेट ले ली, बट डिफिशिएंसी क्यों हुई है और हम क्या ये डिफिशिएंसी रिवर्स कर सकते हैं हमारी लाइफ में। पहले के ज़माने में कभी सुना था आपने B12 D3 का नाम? आपके दादा परदादा ने कभी नहीं सुना था। विटामिन्स, मिनरल्स ये सारे हमको फूड से मिलते हैं, तो हमारी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू ही डे बाय डे कम होती जा रही है। अगर रिसेंट डाटा था कि लास्ट 50 ईयर्स में, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो कोई भी प्लांट में जो कैल्शियम होता है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑलमोस्ट अराउंड 46% कम हो गया है। ओके, सेम विद द अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स। उसका मेन रीज़न है कि हम केमिकल फार्मिंग्स में होते, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। सो majority of the vitamins, especially B12 vitamins, are made by the bacteria. So जैसे आप जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेड़ पे वो सारे मर जाते हैं। और ऑर्गेनिजम्स ही ये विटामिन्स बनाने का काम करते हैं, मेनली B12 स्पेशली B कॉम्प्लेक्स। सो तो कोई भी चीज़ फर्मेंट होती है तो उसमें B12 बनता है। सो हम लोग जिसको B12 कम है, डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप फर्मेंटेड फूड ज़्यादा लीजिए, उसका कंजम्पशन कीजिए। कंपेरेटिवली आपने देखा कि अगर आप ऑर्गेनिक कोई भी फूड खा रहे हो, आप आपके बगीचे में आया हुआ अगर कोई चीज़ खा रहे हो तो उसमें
आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू उसके हमेशा ज़्यादा मिलेगी ज़्यादा जितना आप मिले। पेस्टिसाइड्स या केमिकल फार्मिंग से Yes. करोगे। विटामिन डी का भी डेफिशिएंसीज दिन में बढ़ रहा है। विटामिन डी बेसिकली सनलाइट से मिलता है और फिश में से हमको मिलता है। ओके। फिश कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, उसमें से हमको विटामिन डी मिलता है। हम जहाँ पे रहते इक्वेटर के नज़दीक होते, इंडिया इक्वेटर के नज़दीक है, तो सनलाइट बहुत ब्राइट है, तो हम डार्क स्किन लोग हैं, तो हमारे स्किन में मेलानिन का परसेंटेज ज़्यादा है, बिकॉज हमारी स्किन को यूवी रेस से हमको प्रोटेक्ट करना है। सो जितना मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा रहेगा स्किन में, उतना विटामिन डी एब्सॉर्प्शन कम होगा। अच्छा। सो विटामिन डी एब्सॉर्प्शन थोड़ा सा जितना कम होगा, उतना बॉडी में विटामिन डी का दोस्त प्योर वेजिटेरियन है तो उनको यूजुअली ये विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। अभी एग्जाम ऐसा लग रहा है, अभी इसके बारे में बहुत कम लोग बात करें कि आगे जाके सबसे बड़ा पैंडेमिक ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का ही आने वाला है। ऑल डिसीजेस की आगे जाके जड़ ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में आने वाली है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे फोलिक एसिड है, एकदम बेसिक है, प्रेग्नेंट लेडीज फोलिक एसिड कॉमनली खाते हैं। सो फोलिक एसिड का मेन काम है कि जो भी बॉडी में नए सेल बनते हैं और पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, तो जो नया सेल बनता है उसमें जो डीएनए बनता है, वो डीएनए बनाने का काम, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डीएनए का काम फोलिक एसिड करता है। सो अगर फोलिक एसिड का डेफिशिएंसीज है, ऐसा देखा गया है कि आगे जाके उन लोगों को कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें बढ़ रहे हैं। देयर आर लिंक टू लॉट ऑफ दिस डिसीज विद योर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। मतलब कि उसके ऊपर ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है। यस, दे आर रिलेटेड टू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स ओनली कॉज, बट हमारा न्यूट्रिशन ऑफ द फूड, ये उसके ऊपर कॉन्शियसली ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे आपने अभी बोला कि ये सारी चीज़ों से आप उसकी डिफिशियंसी को टैकल कर सकते हो, पर एक सपोज एक पर्सन है, उसको कैसे पता चलेगा डेफिशिएंसी हुई है B12 की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुझे हुई है? वो कैसे पता लगता है कि हमारे बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं जिसके वजह से? सो विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है फिलहाल। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो वियर एंड टियर होती है, जो नर्वस सिस्टम होती है, उसके जो माइलिन करके लेयर होता है, जो इंसुलेटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, वायर के ऊपर उसके ऊपर इंसुलेटर होता है। सेम हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, उसके ऊपर माइलिन करके सबसे उससे इंसुलेटर बनता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी में मेनली डीमाइलिनेशन होता है। सो डीमाइलिनेशन के कारण हमारे बॉडी में कभी कभी टिंगलिंग, नमनेस होना, इजी फटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाना, कभी कभी ब्रेन फॉगिंग होता है, याद नहीं होता किसी का सामने आया, याद नहीं आया नाम क्या है, क्या काम करना था भूल गए। सो दीज आर, इफ इन सीवियर केसेस इवन B12 इज रिस्पॉन्सिव फॉर ब्लड्स, हमारा रेड ब्लड सेल जो बनता है उसमें B12 का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो अगर B12 कम है तो डिफेक्टिव RBCs बनती है, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, तो उसमें भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। अच्छा, ओके। तो ये मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं B12 डेफिशिएंसी के। सेम विटामिन डी डेफिशिएंसी, बेसिकली विटामिन डी का काम है कि हम जो बॉडी में कैल्शियम का इंटेक्ट हो रहा है हमारे फूड से, वो जहाँ जाना चाहिए, जैसे हमारे बोन में जाना चाहिए कैल्शियम, तो बोन में जाने के लिए एज अ व्हीकल विटामिन डी काम करता है। आप कितना भी कैल्शियम फूड में है लेकिन विटामिन डी नहीं है, न्यूट्रिशियस आपके ये डेफिशिएंसी है, तो आपके बॉडी में जो बोन्स है वो उसमें प्रॉब्लम्स आनी चालू होती है, बोन एक होने लगता है। विटामिन डी का ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ओके। पर इंडिया में डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है? क्या शुगर खाने से डायबिटीज़ बढ़ रहा है? अभी ये लोगों का कंसेप्ट है कि मीठा मतलब डायबिटीज़, तो मीठा नहीं खाए तो डायबिटीज़ नहीं होगा क्या, ऐसे लोगों को लगता है। पहले इसके लिए हमको थोड़ा बॉडी का एक प्रोसेस समझने की ज़रूरत है कि हम कोई भी फूड अगर अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब जो
बॉडी में जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज का होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स। सो जैसे राइस है, गेहूँ है, पोटैटो में स्टार्च होती है, वो भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, ज़्यादा ग्लूकोज होता है। इवन हम मिठाई नहीं खा रहे और जस्ट कार्बोहाइड्रेट ले रहे तो उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट होता है, और ये ग्लूकोज की एज ए एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन करती है। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा कैलोरी इंटेक ज़्यादा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। सो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है जो ऑलरेडी हमारे मसल सेल्स में है या हमारे बॉडी के सेल्स में है, इतनी ज़्यादा है कि बाहर से जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आ रहा है, जो इंसुलिन हेल्प करके जो हमारी मसल में लेके जा रही है, तो वो जो प्रोसेस है वो हैम्पर हो रहा है। उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स है, ब्लड है, तो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होता है और हमारे मसल सेल्स में कम ग्लूकोज होता है। सो इसके लिए हम जो शुगर चेक करते हैं तो आपको शुगर ब्लड में हाई दिखती है, बट हमको बॉडी के लिए फीलिंग वीकनेस की आती है। इंसुलिन बढ़ता है तब हमारे बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज होने लगता है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो बॉडी का फैट बढ़ता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस का जो चांसेस है वो बढ़ने लगता है। सो बेसिकली प्रॉब्लम ग्लूकोज की वजह से होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप मीठा खा रहे हो या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो, आपके बॉडी का ग्लूकोज बढ़ना है, और ग्लूकोज बढ़ने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होना है ज़्यादा ग्लूकोज के कारण, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होने हैं। तो जैसे आपने बोला कि मीठा खा रहे हो तो आप उतना एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यस, राइट। तो जैसे हमने मीठे की बात की, तो सबसे पॉपुलर टर्म आजकल जो चल रहा है कि शुगर सब्स्टिट्यूट, लाइक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर कभी मार्केट में जाओ तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं कि शुगर फ्री, और उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर देखो तो फिर वहाँ पे शुगर सब्स्टिट्यूट्स उसके नाम दिए गए होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम होते। तो क्या वो वाकई एक हेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट है या कोई ऐसा सो स्कैम है? बेसिकली मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मीठी चीज़, आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, तो क्यों खाते हो? क्योंकि उससे मूड अपलिफ्ट होता है। सो क्या होता है कि बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है Yes. और हैप्पी हार्मोन होता है, तो हमको हैप्पी लगता है। सो द मोस्ट एडिक्टिंग सब्सटेंस इस दुनिया में है तो वो शुगर है। इसके लिए हमको शुगर का क्रेविंग होता है। लोगों को वो क्रेविंग आप रिप्लेस करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं। जैसे अभी सैक्रुलोज करके है, जिसमें आप 0 कैलोरी होती है, शुगर एक्चुअल शुगर्स नहीं होती है, लेकिन आर्टिफिशियली स्वीट होते हैं। उससे होता क्या है कि आपको स्वीट टेस्ट आती है, लेकिन शुगर स्पाइक नहीं होता है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, लेकिन क्रेविंग कम नहीं होती है। सो स्वीटनर्स जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल है, जिससे शुगर डेफिनेटली बॉडी की बढ़ेगी नहीं, लेकिन आप क्रेविंग्स को प्रोत्साहन दे रहे हो, तो आपकी क्रेविंग्स हमेशा से ज़्यादा रहेगी, और आगे जाके आप विथ शुगर्स भी चीज़ें ज़्यादा खाना चालू करोगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ नॉट टू टेक शुगर सप्लीमेंट, रादर टेक विदाउट शुगर। आप कुछ भी ले रहे हो, जैसे चाय ले रहे हो, तो जिससे आपकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शुगर क्रेविंग्स कम होनी चाहिए, तो उससे आपका डायबिटीज़ कम होने के लिए, रिवर्स होने के लिए बेनिफिट होगा। फूड के इसमें देखा जाए तो मॉडरेशन इज द की। सो फूड शुड बी कॉम्बो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइबर्स। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी लोग ले रहे हैं जैसे मील रिप्लेसमेंट के लिए आप प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो पाउडर्स ले रहे हैं स्पेशली। सो लोगों को लगता है कि मुझे उससे सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पीरियड में वेट लॉस होते हैं, लेकिन
कोई भी प्रोटीन आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. ओके. अगर आप, क्योंकि प्रोटीन तो हर एक चीज़ में होता है, इवन गेहूं में भी प्रोटीन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है. उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, फैट्स भी बहुत कम मात्रा में होते हैं. सो दैट्स वाई आप, अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप 90% आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो आप नेचुरल फूड से लीजिए, 10% आप ऊपर से सप्लीमेंट लीजिए. लोग करते कि 100% सप्लीमेंट से लेने की कोशिश करते हैं, उससे कारण डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग होता है और अदर डिफिशियंसीज होते हैं. मेन हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा सैटिस्फाइटी होता है. सैटिस्फाइटी मतलब अभी पेट भर गया, अभी खाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा जब लगता है तो बॉडी में एक सैटिस्फाइटी करके एक सिस्टम होता है, तो प्रोटीन से सैटिस्फाइटी जल्दी फील होता है, एपेटाइट फीलिंग हो जाता है. तो इसके लोग जो प्रोटीन खाते हैं वो एज ए मील रिप्लेसमेंट खाते हैं क्योंकि उनका पेट भर जाता है उससे. सो दैट्स वाई अगर आप मॉडरेशन में सब चीज़ें लोगे तो आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपको कोई भी चीज़ के जो एडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स वो भी नहीं होंगे. यस. एंड दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न आजकल है वो लीडिंग कॉज ऑफ जो डेथ है इंडिया में वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज के वजह से, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की वजह से. ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में? सो तो ये कंसर्न बेसिकली यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है. लोगों ने देखा है कि यंग पर्सन जिम करते हुए कोलैप्स हो गए, मैराथन करते हुए कोलैप्स हो गए. इसमें एक लाइफस्टाइल तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन यंग पॉपुलेशन में जो हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट जो बढ़ रहा है, ये मेन रीज़न ये है कि जो हार्ट के वेसल्स में जो ब्लॉकेजेस बनती है ये क्रोनिक प्रोसेस होती है, ये स्लोली होती है. लेकिन जब बॉडी को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है या यू कैन हैव सम एडिशनल एडिक्शंस ऑफ टोबैको या सम पीपल डू ओवर एक्सरसाइजिंग, that is also a stress to the body. Okay, that's why rest is important. So उसमें यंग पॉपुलेशन में डायरेक्ट थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है जिसमें स्लोली ब्लॉकेज बनने के अलावा वहाँ पे डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग होके ब्लॉकेजेस डायरेक्टली बनती है. तो उसमें कार्डियक अरेस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक मैसिव होता है. सो ये मेनली यंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है. सेकेंडली स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल तो है ही. बेसिकली अगर आप ब्लॉकेजेस की प्रोसेस देखेंगे तो हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो लेयर होता है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं हम लोग. और जो ब्लड वेसल में जो ब्लड जाता है, अगर हमारे बॉडी को कोई भी स्ट्रेस है, फिजिकल, मेंटल या इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जैसे हम कोई फूड ले रहे, जैसे हमने एक्सेसिव ऑयल यूज़ कर लिया, हमने बहुत ऑयली तला हुआ खाना स्टार्ट किया, हमारा ब्लड प्रेशर हाई, किसी के शुगर्स हाई, किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो छोटी छोटी इंजुरीज अंदर की लेयर्स को होती है, उसको माइक्रो इंजुरी बोलते हैं. और बॉडी का टेंडेंसी होता है हीलिंग का, तो वो हील करने के लिए, वो इंजरी हील करने के लिए वहाँ पे प्लाक्स बनाता है. मतलब हमारे ब्लड में जितने जो फैट्स होते हैं वहाँ पे जाके जमा होती है और वहाँ पे प्लाक बनाती है. प्लाक मतलब हमको कोई इंजरी हो जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर बनता है, हीलिंग का लेयर बनता है. तो उसको जो अंदर जो बनता है उसको हम प्लाक बोलते हैं. लेकिन उसके ऊपर भी इंजरी होती है क्योंकि ये हम क्या, हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती है तो हम वही लाइफस्टाइल में जीते रहते हैं. सो ब्लॉकेजेस की 80% 90% जब होना चालू होता है तब पर्सन को सिम्टम्स आता है, जैसे चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, ब्रेथलेसनेस है. तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं, इसको हम एंजाइना बोलते हैं. और जब 100% ब्लॉक होती है तो हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं. जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं जिसमें 20-30 ईयर्स लेते हैं जो ब्लॉकेज बनाने के लिए, उनको धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं. और जब सिम्टम्स का हार्ट अटैक में कन्वर्जन होने से पहले मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सिम्टम्स की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस होता है, एंजियोप्लास्टी बाईपास होता है. बट यंग पॉपुलेशन में ये प्रोसेस नहीं होता है, शॉर्टकट डायरेक्टली ब्लॉकेज 100% होता है. सेकेंडली हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स इट्स लाइक अ रूट्स ऑफ द प्लांट.
जो एक दूसरे सारे रूट्स एक दूसरे को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स एक दूसरे को सप्लाई करती है। हार्ट में जो 3 वेसल्स होती है उसकी भी सब ब्रांचेस होती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, जिसे हम एज बढ़ता है। लेकिन यंग पॉपुलेशन में वो बिल्कुल तैयार नहीं होती। सो दैट्स वाई जब ब्लॉकेज तैयार होती है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए अदर वेसल्स बनी हुई नहीं रहती, इसके लिए हार्ट तुरंत बंद पड़ना, मैसिव हार्ट अटैक आना, ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। ओके। अब अगर 100% ब्लॉकेज हुआ तो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं? हाँ होते हैं, अगर आप टाइम में ट्रीटमेंट देंगे। टाइम मतलब कितना टाइम? हाँ, सो हार्ट इज अ मसल है, तो अगर कोई भी वेसल 100% ब्लॉक हो गई तो आगे ब्लड सप्लाई ज़ीरो हो जाएगा। ब्लड सप्लाई ज़ीरो होगा तो वहाँ उस मसल को जो न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हार्ट इज अ मसल है, तो अगर कोई भी वेसल 100% ब्लॉक हो गई तो आगे ब्लड सप्लाई ज़ीरो हो जाएगा। ब्लड सप्लाई ज़ीरो होगा तो वहाँ उस मसल को जो न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो डैमेज होना स्टार्ट होगा, और धीरे 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 वो पार्ट डैमेज होना स्टार्ट होता है। हम लोग अगर गोल्डन आवर्स में पहुँचे हॉस्पिटल, गोल्डन आवर मतलब विद इन 3 to 6 आवर्स अगर हम हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो ये डैमेज हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो हम ब्लड थिनिंग का इंजेक्शन देते हैं, क्लॉट डिजोल्व होने का, और उससे डिजोल्व होके वापस हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है। जो पार्ट डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, लेकिन बाकी हार्ट पर्सन सर्वाइव हो सकता है। अभी वही है कि लोगों को लगता है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास यही ट्रीटमेंट है, लेकिन वो सिर्फ पर्सन का सिम्टम्स कम करने के लिए है, या उसका लाइफ सेव करने के लिए। बट आप आपका खुद का लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो आज आपके 2 ब्लॉकेजेस निकाले गए, लेकिन आपको आगे जाके और 2 ब्लॉकेजेस बनेंगे वाले। सो ये प्रोसेस रुकना जरूरी है। रिकरिंग होता है वो मतलब? यस, बिकॉज आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर चेंज नहीं हुआ है, आपका लाइफ में मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है वो कम नहीं करे, आप एडिक्वेट स्ट्रेस नहीं करे, आप टोबैको कंजम्पशन कम नहीं करे, आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये ब्लॉकेजेस, माइक्रो इंजरी, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो होने ही वाला है। ओके, तो ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यस काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको सिम्टम्स भी नहीं पता लगते कि ट्रू एसिम्प्टोमेटिक टाइप होता है। फिर विद इन नो टाइम जो आपने गोल्डन आवर बताया, विच इज वेरी हेल्पफुल, कि वो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे सारी इनसाइट्स और सारा जो आपने नॉलेज दिया डायबिटीज के बारे में, हार्ट के बारे में, जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली कि उससे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।